Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. As you know, we are studying about the land and agriculture in Pakistan and South Asia. Chapter number 5, Lesson 8. And pages for reading in detail are 21, 22 and 23. Students, kindly read these pages in detail for better understanding. In previous video, we discussed about the land divisions. Let's revise the main points. This is how the land is divided. Forest, poor scrub and wasteland, irrigated and not irrigated land, mountains and deserts. And we also learned Pakistan's land, that Pakistan is a fairly dry country. The rainfall itself is not enough to support good agriculture. पाकिस्तान जो है वो fairly dry country है. वाज़ेह तौर पर एक ये dry country है. ड्राइनेस है यहाँ पे बारिश कम होने की वजह से, और जो रेनफॉल होता है वो भी गुड एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर पाता. मौसमी बारिशें और गैर मौसमी बारिशें चलती रहती हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं मिलती. एंड द वाटर फ्रॉम रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द पंजाब एंड सिंध. और रिवर इंडस और इससे जो मुल्हिक छोटे मोटे दरिया हैं, उनके ज़रिए पंजाब और सिंध को पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. Shallow wells, tubewells are used to obtain water from underground resource. So now we will discuss next country, that is also our neighbor country, India. India is a much larger country area wise. The western part of India is dry, hot desert country with sparse vegetation. इंडिया भारत एरिया के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, और वेस्टर्न एरियाज़ जो हैं, इंडिया के वेस्ट की तरफ जो एरियाज़ आते हैं, वहाँ पे हॉट डेजर्ट्स हैं, और वहाँ की वेजिटेशन यानी कि वहाँ के जो प्लांट्स हैं, वहाँ पे जो पौधे हैं, वो डिफरेंट एरियाज़ में फैले हुए हैं. और जो वेस्ट की तरफ कोस्ट है इंडिया की, वो हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं. और इस रीजन में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है मॉनसून में. और 60% जो यहाँ की आबादी है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. उनका जो अर्निंग का सोर्स है वो ज़राअत है. And the rest of the country fed by a number of rivers. बाकी का जो मुल्क है उसको डिफरेंट दरिया जो है वो वाटर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिनमें से कुछ फेमस दरियाओं के जो नाम हैं वो हैं गैंग्स, यमुना, और ये डैम्स और कैनाल्स के ज़रिए डिफरेंट एरियाज़ को पानी प्रोवाइड करते हैं. ओनली अ सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ द दक्कन प्लेट्यू, जो कि नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है, वो हॉट और ड्राई क्लाइमेट पे मुश्तमिल है. और वहाँ की जो सॉइल है वो पुअर है, यानी कि फर्टाइल नहीं है, वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है. मेन कैश क्रॉप जो इंडिया की हैं वो राइस है, वीट है, कॉटन है, शुगर केन, जूट और टी है. और यहाँ की कोस्टल एरियाज़ में a large quantity of coconut प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि कोकोनट जो है वो कोस्टल एरियाज़ में ही उगते हैं. नेक्स्ट कंट्री इज़ बांग्लादेश. स्टूडेंट्स, डू यू नो द प्रीवियस नेम ऑफ बांग्लादेश? जी, बांग्लादेश का
एक और नाम भी था. Just think about it. You will got the point. Yes, its previous name was ईस्ट पाकिस्तान. जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं ये वेस्ट पाकिस्तान है, और 1971 में ये ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था और इसने अपना नाम बांग्लादेश रख लिया था. द लोअर ईस्टर्न हिमालयाज इन द नॉर्दर्न पार्ट आर आइडियल फॉर ग्रोइंग ट्री. ये एरियाज़ जो हैं टी के लिए बहुत अच्छे एरियाज़ हैं. यहाँ पे चाय की जो पत्तियाँ होती हैं, चाय के जो पौधे होते हैं वो उगते हैं. और नेचुरली हैविली forested, this region is also a good source of timber. टिम्बर जो कि हार्डवुड होती है यहाँ पे इस रीजन में बहुत अच्छी उगती है. और जो लोअर पार्ट है बांग्लादेश का वो डेल्टा है. और जूट इस सेंट्रल प्लेन्स में और डेल्टा के रीजन में उगता है. Here you should know about delta. What is delta? Delta is a landform that forms at the mouth of a river, where the river flows to ocean. डेल्टा एक ऐसी लैंडफॉर्म है, ऐसी ज़मीन होती है जो कि रिवर के बिल्कुल पास ही आहिस्ता आहिस्ता बनती जाती है. और ये उस जगह पे होती है जहाँ पे रिवर से पानी ओशन में फ्लो करता है. एंड द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड इन बांग्लादेश विद फर्टाइल सॉइल एंड इनफ वाटर. And this country is self-sufficient in foodstuffs, especially rice. However, this region is prone to natural disasters. There are floods which cause damage to farmlands and crops, and cyclones which result in loss of life प्रॉपर्टी. लेकिन ये जो रीजन है बांग्लादेश का ये कुदरती तौर पर नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से बहुत ख़तरे में रहता है. फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं जिसकी वजह से लाइफ जो लोगों की ज़िंदगियां हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है ड्यू टू द नेचुरल डिज़ास्टर्स. आई होप you got all the points. Let's come to the next point, and the countries are Nepal and Bhutan. Nepal and Bhutan are both landlocked countries. Landlocked countries entirely enclosed by land means के उनकी ज़मीन मुकम्मल तौर पर entirely close हो, एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़ी हो. सो दीज कंट्रीज आर लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन लोअर हिमालयाज रेंज एट एवरेज हाइट ऑफ 2000 to 3000 अबव सी लेवल. समुद्र की सतह से 2000 से लेकर 3000 तक ये मुल्क जो हैं वो बुलंदी पर हैं. और इवन ये दोनों मुल्क की जो ज़मीन है वो सारी की सारी लैंड ने ही कवर की हुई है. इसके सारे अतराफ से पानी तक एक्सेस, समुंदर तक इसकी एक्सेस बिल्कुल भी नहीं है. चारों जो अतराफ हैं इन दोनों ममालिक की वो लैंड से ही सराउंडेड है. सी से इसकी एक्सेस, सी तक इसकी रसाई बिल्कुल भी नहीं है. हियर इज़ अ क्वेश्चन. डू यू नो the world's highest mountain is Mount Everest? So where it is situated? Yes, you got my point. Good. It's in Nepal.
Can you think about its height? Yes, its height is 8,848 meter. Let's discuss another South Asian country, that is Sri Lanka. It lies off the southeastern coast of Indian peninsula. Here I will define the term peninsula. It is a stretch of land surrounded by water on three sides and connected to a land mass on only one side. ये ऐसी सरजमीन होती है जिसे तीन तरफ से तो समुंदर ने घेरा होता है और सिर्फ एक तरफ जो होती है वो इसकी ज़मीन होती है, यानी कि चारों तरफ में से तीन तरफ क्या होता है, समुंदर, और सिर्फ एक तरफ ज़मीन होती है, जैसे कि जजीरा होता है. एंड दिस कंट्री इज़ वेरी क्लोज टू द इक्वेटर and has a hot and humid climate with high rainfalls, and its main cash crops are tea, rubber, which grown on the slopes, and coconut grows around the coastal areas. And friends, Sri Lanka was severely affected by the tsunami in the Indian Ocean in December 2004, and much of the southeastern coastal areas was badly damaged and many lives lost. Got it? So last country is Maldives. This is the smallest and independent South Asian country. It comprises about 1200 coral islands across the equator, and only 199 of which are inhabited. 1200 में से सिर्फ 199 आइलैंड्स में आबादी है और लोग यहाँ पर रहते हैं, मालदीव में. एशिया के कॉन्टिनेंट की स्मॉलेस्ट और इंडिपेंडेंट कंट्री है ये, सबसे छोटा मुल्क है ये, और यहाँ का कैपिटल मेल. इट इज़ आल्सो लोएस्ट कंट्री इन वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ ओनली 1.5 मीटर्स. मालदीव्स की जो हाइट है वो सिर्फ 1.5 मीटर है और दुनिया का सबसे लोएस्ट कंट्री है Maldives. And the people fear that global warming and rising sea levels are sinking their country. I hope you understand all the points related to today's topic. So now let's come to homework. Your written task is question answer. Question number 1 is, students, keep it in your mind. It's question number 4 on your textbook, page number 23. So question number 4, which is on your textbook, its A part is, find out the names of the major rivers in India and Bangladesh. And answer is, major rivers in India are Ganges, which is also called Ganga. Ganges source northern Himalayas, Yamuna. It is also called Jamna. And in northern Himalayas, Narmada and Mekhala range. Now, major rivers in Bangladesh are Brahmaputra, and eastern Himalayas, Padma source,
Ganges, and Yamuna. Name the highest peak in Sri Lanka. And the answer is the highest peak in Sri Lanka is Mt. Petru Talagala, which height is 2518 meter. C is name the capitals of Nepal and Bhutan. And the answer is the capital of Nepal is Kathmandu and the capital of Bhutan is Thimphu. Students, kindly attempt these questions carefully on your notebooks. Thank you.